नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। सियाचिन में हिमस्खलन में जेसीओ समेत 10 जवान लापता। 19,000 फीट की ऊंचाई पर हादसा। राहत और बचाव में जुटी सेना और वायुसेना। हड़ताली कर्मचारियों को जनवरी तक का वेतन देगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ने की निगम में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग। हड़ताल रहेगी जारी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 316 और निफ्टी 94 अंक लुढ़का। 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर। भारत में बनी जीका वायरस की पहली वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी ने किया पेटेंट का दावा। अमेरिका में यौन संक्रमण से जीका फैलने का पहला मामला। और उपराष्ट्रपति ने ब्रुनेई को बताया अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार। कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रुनेई का साथ जरूरी। थाईलैंड में प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। नमस्कार। हम पहली खबर की शुरुआत उससे करेंगे जिससे आपको एक बड़ी खबर दे दें। उसके बाद पहली खबर पर हम आएंगे। सियाचिन में हुए बर्फबारी की वजह से 10 सेना के जवान फिलहाल लापता हैं बताया जा रहा है और इस भीषण घटना में एक जेसीओ भी शामिल हैं। ये हिमस्खलन लद्दाख के क्षेत्र में 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तरी ग्लेशियर में हुआ है। सेना और एयरफोर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। पिछले साल 15 नवंबर और उसके बाद इस साल 4 जनवरी को भी सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीला तूफान आया था। उस वक्त बर्फ गिरने से इलाके में तैनात सेना को जानमाल का नुकसान भी हुआ था और ये इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में शुमार है। और अब पहली खबर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ब्रुनेई की 3 दिनों की यात्रा के बाद आज थाईलैंड पहुंच गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में उप प्रधानमंत्री प्राजिन जोटांग ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। बैंकॉक में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज शाम उपराष्ट्रपति थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्यून चान ओचा से मुलाकात करेंगे। मिले उनसे। ओचा ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति की थाईलैंड की यात्रा के दौरान आपसी संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। और उपराष्ट्रपति की थाईलैंड की ये यात्रा 50 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उपराष्ट्रपति कल बैंकॉक के विश्वविद्यालय में लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति के विषय पर व्याख्यान देंगे। गुरुवार को वो थाईलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उनका थाईलैंड दौरा 5 फरवरी तक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज ब्रुनेई को अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार बताया है। राजधानी दार एस सलाम विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रुनेई के सहयोग का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति के 3 दिनों के ब्रुनेई दौरे के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी 3 अहम समझौते हुए हैं। ब्रुनेई में भारत हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ खाद कारखाना लगाने का भी इच्छुक है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का बुधवार को ब्रुनेई दौरे का तीसरा और आखिरी दिन था। उन्होंने राजधानी दार एस सलाम में ब्रुनेई विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच 3री शताब्दी पुराने संबंधों को अहम बताया। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी ब्रुनेई को अहम साझेदार करार दिया। The first issue that was touched upon was the problem of terrorism, how technology has been used or misused as far as the spread of terrorism is concerned, and the importance which should be attached to cooperation in this sector through exchange of information, use of information technology, and cooperating with ASEAN as a larger group to prepare for cooperation in this area. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में ब्रुनेई के समर्थन पर भी आभार व्यक्त किया। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने ब्रुनेई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। ब्रुनेई के साथ भारत का रक्षा, स्वास्थ्य और खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में 3 अहम समझौते हुए हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और ब्रुनेई के सुल्तान हसनाल बोल्किया के बीच बातचीत में दक्षिण चीन सागर के विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। Also the issue of South China Sea came up for discussion.
and both sides were on one page on this, that this issue should be solved peacefully through negotiations. And the Brunei side briefed us on the current discussions on evolving discussions on the code of conduct on South China Sea, which are taking place between ASEAN and China. भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रुनेई का रणनीतिक और व्यापारिक महत्व है। देश की लुक ईस्ट नीति के तहत भी भारत उससे अंतरिक्ष, फार्मा, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। भारत ब्रुनेई से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है और वहां से तीसरा बड़ा आयातक है। भारत यहां खाद कारखाना लगाने की भी संभावनाएं तलाश कर रहा है। भारत के किसी बड़े राजनेता की ये ब्रुनेई की पहली यात्रा थी। ब्रुनेई से दीप्ति वशिष्ठ के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता दीप्ति वशिष्ठ इस वक्त बैंकॉक पहुंची हुई हैं, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन बातचीत हम ज़रूर करेंगे कि जो उपराष्ट्रपति ने खासकर ब्रुनेई के सिलसिले में जो उनका विजिट रहा है, उनका दौरा रहा है। दीप्ति, ये बताइए फिलहाल की अखबारों ने जिसको कवरेज दिया है वो खासकर जो गुरखा के मामले में ये है कि भारत जो है वो सैन्य सहायता दे सकता है ब्रुनेई को, उस सिलसिले में ज़रूर कवर किया गया है। लेकिन आप और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 3 जो हमें बताना चाहेंगी इस पूरे विजिट के दौरान, खासकर ब्रुनेई के हिसाब से देखा जाए? जी आरफा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारे एमओयू साइन हुए हैं उसे ब्रुनेई के अखबारों ने बहुत अच्छे से कवर किया है और उन्होंने वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उन्हें। और एक तरीके से भारतीयों में भी जो वहाँ के मूल भारतीय हैं जिनसे कल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मिले थे, उन्हें भी बड़ी उम्मीदें हो गई हैं कि इस तरीके क्योंकि ये पहली यात्रा है इतने सालों में, 32 सालों में उपराष्ट्रपति की पहली बार उपराष्ट्रपति स्तरीय की, तो लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई है कि यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे, यहाँ भारतीयों का आना बढ़ेगा और यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नज़र आई पूरे भारतीय समूह में। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति आपका। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान हैदर साहब स्टूडियो में, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि बहुत छोटा सा देश, कुछ लाख की आबादी है, फिलहाल इसमें 10,000 जो है भारतीय रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी प्रभावी हैं वहाँ, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं ये लोग। फिलहाल जिन अग्रीमेंट्स का जिक्र दीप्ति कर रही हैं, खासकर अगर देखें ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है ये देश, कितना अहम आप मानते हैं इस रिश्तों को? ये रिश्ते जो हैं, देखिए आपने कहा ये छोटा देश है, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे देश की तरफ गए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति गए हैं वहाँ, इससे जैसे आपने अभी कहा था अमीर है, मालदार है, तेल है वहाँ, और उन्होंने अपने आप का मैनेजमेंट जो किया है, अपना इक़्तिसादी, अपना इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के किया है। नतीजा ये है कि वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, वो अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना हिस्सा यानी संभाल सकते हैं, अपना पार्ट वो प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ जाना इस अच्छी बात है कि हमारी कोशिश रहे, और हमारे अगर उपराष्ट्रपति वहाँ गए हैं वो दिखा रहे हैं कि हमें दिलचस्पी है कि इस देश से अपने हम ताल्लुकात और गहरे बनाएं और बढ़ाएं। जी हाँ, माना ये भी जा रहा है कि जो भारत की पॉलिसी है जो अब तक लुक ईस्ट थी और अब माना जा रहा है कि एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, यानी कि फ़िलहाल पूरा ध्यान जो है साउथ ईस्ट एशिया पर देने की बात है भारत की विदेश नीति के मद्देनज़र। ऐसे में भी ये देश चाहे छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चीन की तरफ से जो एक ख़तरा है ब्रुनेई को, क्या आपको लगता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उससे इस छोटे देश को फ़ायदा होगा और भारत को भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा? फ़ायदा तो ज़रूर होगा, तभी तो ये हुए हैं ये समझौते। लेकिन ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम हमारी वजह से, हमारी दोस्ती से, उनकी और किसी थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी के मामले पर कुछ बातचीत हुई हो। जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो हमारे सिक्योरिटी के बात हुए हैं, गुरखा वगैरह के आपने जिक्र किया था, वो इंटरनल बातों के लिए है कि जो ये देश जो है छोटा है लेकिन जंगल वहाँ है, वहाँ अंदर उसे सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग वगैरह करनी जो है वो इतनी आसान बात नहीं है। अगर हमारे लोग रिलायबल हैं और उन पर भरोसा रखना चाहिए, हम वो रखते हैं, तभी उन्हें बुलाया है
कि उनकी मदद करें कि लेकिन क्या आप इसको एक रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक 1000 जो है स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी की प्रेजेंस अब तक रही है, जो कि माना जा रहा है कि पिछले 100 साल से दरअसल इस तरह के संबंध हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनकी आज़ादी के बाद का अगर इतिहास देखा जाए ब्रुनेई का, 84 के बाद 1984 के बाद भी देखा जाए, और अच्छा खासा जो है वो फीस पे करता है ब्रुनेई ब्रिटिश सरकार को, यूके की सरकार को। तो आपको क्या लगता है इस तरह से क्या एक रिप्लेसमेंट की बात हो रही है? क्योंकि अगर ब्रिटिश अखबारों की बात मानी जाए तो काफ़ी चिंता है उनमें, लग रहा है कि सीधे तौर पर जो ब्रिटिश गुरखाज हैं अब इंडियन गुरखाज से रिप्लेस हो जाएंगे। हो सकता है, और अगर हुआ तो कोई हर्ज नहीं, हैरानी नहीं होगी अब। और हमारे लोग जो हैं वो भी बहुत यानी मदद कर सकते हैं उनकी, जैसे लेकिन भारत की सरकार की तरफ से तो बयान ये आया है कि जो रिटायर्ड गुरखा हमारे सैनिक हैं उनको भेजेंगे, तो वो किस तरह से सुरक्षा करेंगे? इसलिए कि ट्रेनिंग तो उनकी हो चुकी है और वहाँ जाएंगे, वो रिलायबल लोग हैं और उन पर भरोसा हो सकता है। अगर वो गए वहाँ लोकल सरकार की, ब्रुनेई की सरकार की मदद में गए और उनकी सिक्योरिटी के मदद करें, तो ये हमें लगता है कि इससे उनका फ़ायदा है, हमारा भी। और ये रद्द-बदल क्यों चाहेगी ब्रुनेई की सरकार के जो लोग कई दशकों से लगातार सुरक्षा कर रहे हैं ताकि उनकी सल्तनत बनी रहे खासकर, तो अब ये क्यों चाहेंगे कि भारत उसे रिप्लेस करे? ये इसके बारे में ये सोचना होगा। अगर क्या महंगा है, खर्च हो महंगा, सकता है? मुझे लगता है कि ये ब्रिटानिया की फौज जो है ज़्यादा महंगी है हमारे मुकाबले में। काम वही करते हैं, हम किसी के पीछे नहीं है, और जितना और कर सकते हैं उतना हम भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं। क्या भारत ने ऐसा पहले कभी किसी और देश को इस तरह की सहायता दी है? क्या इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले किसी और देश के साथ हुआ है जहां सैनिक पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो भारतीय सैनिकों ने ले ली हो? कभी ऐसा हुआ है? मुझे याद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमारा इंटरवेंशन तो हुआ है 2 बार, हमने जो करना था करके फिर अब वापस आ गए। मैं उधर मॉरिशस में भी हमारे लोग थे, कुछ दिन रहे फिर वापस आ गए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर तो ऐसा नहीं हुआ पहले, या फिर शांति सेना में ज़्यादातर हमने भेजे हैं अपने सैनिक। यूएन की बात है। जी हाँ। एक आखिरी सवाल, जो हाइड्रोकार्बन के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में काफ़ी गुंजाइश है और भारत जो है वो काफ़ी उम्मीद कर रहा है कि मदद मिल सकती है या दोनों देशों के रिश्ते जो हैं बेहतर हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में। हाइड्रोकार्बन तो बहुत ही, हाइड्रोकार्बन की वजह से तो ब्रुनेई कायम हुआ है। जब वो पहले कि वो एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर निकला, तो वो एक दूसरे बोर्नियो का हिस्सा था। लेकिन जब वो अलग हो गया और उन्होंने अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को कायम की, तो हाइड्रोकार्बन की वजह से उनका एक यानी फ्यूचर बना और वो लोग उनके पीछे पड़ गए। हाइड्रोकार्बन से तो कॉमनवेल्थ वगैरह में भी उनकी ले जगह हुई। उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है उसका बुनियाद तो उनकी सबसे बड़ी मजबूती वो है, और भारत ये चाहता है कि इस मजबूती में जो है भारत के रिश्ते भी इससे बेहतर हों, भारत को भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का सहयोग मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब का इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। मनरेगा के 10 साल, क्या बदले मजदूरों के हाल? क्या जुड़ पाई योजना विकास से? कब और कैसे उठे सवाल? देखिए विशेष 10 साल, आज शाम 7:30 बजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के कर्मचारियों का जनवरी तक का वेतन देने का ऐलान किया है। उन्होंने एमसीडी में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। इधर एमसीडी के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया है। एमसीडी ने कहा है कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पिछले 8 दिनों से एमसीडी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।
सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। बढ़ती परेशानी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 जनवरी तक एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने का ऐलान किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने एमसीडी में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है एमसीडी। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ह्यूज करप्शन। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, सारा पैसा चोरी कर लिया गया है और आज 10 साल के बाद, 10 साल से पिछले 9-10 साल से एमसीडी का राज है। इन्होंने पूरी एमसीडी को बर्बाद कर दिया है और एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तीनों एमसीडी के मेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नगर निगम सीबीआई जांच के लिए तैयार है। वहीं मांगों पर अड़े एमसीडी के कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक के वेतन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार के झूठ वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं और दिल्ली की जनता के माध्यम से हमारे को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बताते हैं। आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अंदर डेप्यूट किए जाते हैं। केजरीवाल साहब, आपकी सरकार के माध्यम से डेप्यूट किए जाते हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार नगर निगम ने शिक्षा बजट में कटौती कर 551 करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला किया है। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को 693 करोड़ दिए जाएंगे। एजुकेशन का ये पैसा काट के दिया जा रहा है, तो ये 551 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से काट के, कैपिटल अमाउंट उसमें से काट के, कैपिटल बजट में से काट के उसमें से दिया जा रहा है। वेतन को लेकर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल में नगर निगम के कर्मचारी कई बार हड़ताल कर चुके हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार इस मामले में तभी तेजी दिखाती है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 31 जनवरी के बाद कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर इस पर सियासत जारी रहेगी? अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एमसीडी कर्मचारी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता ने समस्या सुलझाने के लिए चुना है, लेकिन वो समस्या सुलझाने के बजाय समस्या खड़ी करते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो डिसिडेंट चीफ मिनिस्टर हैं। वो हर चीज में खामियां ढूंढते हैं। अब सरकार ने उनको चुना, जनता ने उन्हें चुना है सरकार बनाने के लिए, तो समस्याएं खड़ी करने के लिए नहीं बनाया है, समस्याओं के निदान के लिए बनाया है। केजरीवाल जी आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, पता नहीं ऐसी क्या मंशा है कि वो आरोप के बिना उनको शांति नहीं मिलती। जहां तक स्थिति है, हल अगर ढूंढेंगे, पॉजिटिव काम से होगा तो सब मिलके काम कर भी सकते हैं। लेकिन उनकी हमेशा होती है कि मीडिया में छाने के लिए कुछ भी कह दीजिए, दूसरों पे ब्लेम दे दीजिए। उनके पार्टी के जितने खराब उदाहरण हैं, उसमें क्या भाजपा या कोई और पार्टी का हाथ है? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कर्नाटक में देश की विकास दर से आगे निकलने की पूरी क्षमता है। उन्होंने आज बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटका 2016 नाम से वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के पास मानव संसाधन के साथ तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भी पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से रोजगार पैदा होगा और इससे गरीबी मिटाई जा सकेगी। I think we can exploit all these potentials and really convert Karnataka into a destination of investment, of economic activity, of growth of this country. And I think every rupee that goes into Karnataka's investment goes into India's growth. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पेशी से छूट दे दी है। डीडीसीए मामले में अनियमितताओं का आरोप झेल रहे अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेटली को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। पाकिस्तान ने अभिनेता अनुपम खेर को वीज़ा नहीं देने के लिए खेद जताया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बीती रात खेर को
फ़ोन किया और उन्हें वीज़े की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। खेर को 17 भारतीयों के साथ कराची साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेना था। बाकी को वीज़ा दे दिया गया, लेकिन अनुपम खेर को वीज़ा नहीं दिया गया। खेर ने कल कहा था कि उन्हें तीसरी बार पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया गया। कैबिनेट ने रेलवे को राज्यों के साथ साझा कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे परियोजनाओं के लिए रकम जुटाना आसान होगा और इन्हें पूरा करने में तेजी आएगी। ये कंपनियां परियोजनाओं की पहचान, जमीन अधिग्रहण और वित्तीय व्यवस्था करेंगी। कैबिनेट ने स्टील, एल्यूमिनियम जैसे गैर नियामक क्षेत्रों को कोयला ब्लॉक देने का फैसला भी किया। इन्हें बाजार दर पर कोयला खदानें लेनी होंगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मिलिंग खोपरे का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बाल खोपरे का सरकारी मूल्य 410 रुपये बढ़ाकर 6,240 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने समुद्र तटों की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों के लिए महाराष्ट्र सरकार और ग्रेटर मुंबई नगर निगम को फटकार लगाई है। सोमवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरूड बीच पर लहरों की चपेट में आकर 14 छात्रों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला है कि मुरूड बीच पर न कोई लाइफ गार्ड था, न ही कोई स्पीड बोट थी। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई है। एक एनजीओ ने तटों पर सुरक्षा को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिला कलेक्टर से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दुनिया के कई देशों में खतरा बन चुके जीका वायरस के खिलाफ भारत में वैक्सीन तैयार करने का दावा किया गया है। हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन के ईजाद का दावा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैटिन अमेरिकी देशों में इसके बढ़ते खतरे के मद्देनज़र जीका को इमरजेंसी करार दिया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। कंपनी ने 2 वैक्सीन तैयार करने की बात कही है, लेकिन अभी उसके ट्रायल पर लंबा वक्त लग सकता है। WHO के मुताबिक ये वायरस ब्राज़ील समेत 23 देशों में फैल चुका है और इसकी वजह से अब तक 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। WHO ने जीका वायरस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति का ऐलान किया। अमेरिका के टेक्सास में यौन संक्रमण के जरिए जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। भारत सरकार ने जीका से बचने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 24,223 अंकों पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 27 गिरावट के साथ बंद हुए। बीते दिन सेंसेक्स 647 अंक गिरा है। निफ्टी भी 94 अंक गिरकर 7,362 अंकों पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट से शेयर बाजार में निराशा का माहौल है। इससे विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से रकम निकाल रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार तीसरे दिन गिरा। आज ये 9 पैसे गिरकर 68 रुपये 7 पैसे पर बंद हुआ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ का बुधवार को निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे और लंबे समय से ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार पंजाब में उनके पैतृक गांव पंचकोशी में किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निधन पर शोक जाहिर किया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।